अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ मोहम्मद हसनैन। तो आज हम जनरल सर्जरी का टॉपिक जो प्लास्टिक सर्जरी उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है फ्रॉम डॉगर सर्जरी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक ग्राफ्ट्स हैं और दूसरे हमारे पास हैं फ्लैप्स। तो सबसे पहले ग्राफ्ट्स स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्ट क्या है? इज़ अ टिश्यू दैट इज रिमूव्ड completely फ्रॉम वन साइड ऑफ बॉडी एंड अप्लाई टू अनदर साइड फॉर ऑफ बॉडी। कि एक बॉडी के एक हिस्से से हमने उतारा है टिश्यू, तो उसको हमने दूसरी बॉडी के हिस्से पे लगा दिया, उसको ग्राफ्ट कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं कि इसमें हम उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हम नहीं साथ लेके आते, हम सिर्फ वो जो रिक्वायर्ड होता है, चाहे स्किन है, बोन है या विसरा है, तो हम उसको वहाँ से उतार के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे लगा देते हैं। और जहाँ पे लगाते हैं उसकी ब्लड सप्लाई पे डिपेंड करता है ये, ना कि डोनर की ब्लड सप्लाई, क्योंकि डोनर से ब्लड सप्लाई इसकी आती नहीं। तो इसकी क्लासिफिकेशन ओरिजिन के हिसाब से है। ग्राफ्ट ऑटोग्राफ्ट भी हो सकता है कि उसी बॉडी इंडिविजुअल से लिया गया उसी पे लगा दिया। और एलोग्राफ्ट कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल से लिया है और दूसरे को, लेकिन सेम स्पीशी में, जैसे लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। और जीनोग्राफ्ट क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ में, लेकिन ये पॉसिबल अभी प्रैक्टिस नहीं होता मोस्टली। आगे हमारे पास जो स्किन ग्राफ्ट्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि एक स्किन का एक सेगमेंट लिया जाता है, उसको हम टोटली सेपरेट करते हैं, जो उसका नॉर्मल बेड होता है, और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक नए एरिया पे। दो तरह का होता है, एक तो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, और दूसरा होता है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। वही जैसे पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, फुल थिकनेस, इसी में भी क्या होता है कि स्प्लिट थिकनेस में क्या होता है, एपिडर्मिस पूरी और डर्मिस का कुछ हिस्सा, वो स्प्लिट थिकनेस। और जो फुल थिकनेस में आता है उसमें क्या आता है, एपिडर्मिस डर्मिस और कोई कुछ जो सबकुटेनियस फैट भी आ जाता है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। और जो एक चीज़ आप याद रखिए कि ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना इन्फेक्शन, वो मोस्टली जो है ना ग्राफ्ट लॉस का कॉज बनता है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। अब जो स्प्लिट थिकनेस है, उसका प्रोसेस क्या होता है कि एक तो हमने एरिया डिफाइन करना है जिससे हमने वो वहाँ से लेना है ग्राफ्ट। और लेना किससे कि फ्री हैंड नाइफ होती है जिसको HUMBEES HUMBYS HUMBEES नाइफ कहते हैं, वहाँ उससे लिया जा सकता है। या हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं पावर डर्माटोम, उससे भी लिया जा सकता है। तो ये दो तरह से लिया जा सकता है। और मोस्टली कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, एक तो थाइज़, आर्म्स और बटक्स। तो ये जो है एरियाज़ हैं, यहाँ से लिया जा सकता है। पिक्चर भी बनी हुई है डॉगर में, आप देख सकते हैं। उसकी जो थिकनेस होती है वो 0.25 मिलीमीटर होती है। इसको हम क्या करते हैं, एक एक दफ़ा हमने हम्बीज नाइफ या डर्माटोम से लिए रिमूव इस ऊपर से उतारते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि बाद में उसकी मैशिंग, एक मैशर उससे गुजारते हैं जिससे उसके दरम्यान में पोर्स बन जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और दूसरा हेमाटोमा या सीरोमा जब बनता है, जब हम ग्राफ्ट लगा देते हैं, तो उसके जो है ना रिमूव वो आसानी से हो सकता है। जो दरम्यान में पोर्स होते हैं ना, होल्स बने होते हैं उसके थ्रू। तो ये इसके फ़ायदे हैं। बाकी हम जब ऊपर लगा देते हैं ग्राफ्ट, तो उसको हम सूचे या स्टेपलर से अटैच कर देते हैं और ऊपर हम ड्रेसिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है। और जो है ना ग्राफ्ट पार्शियल थिकनेस वाला, उसको हम 4 डिग्री पे 3 to 4 वीक्स के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरे में हमारे पास जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट है, जिसको वुल्फीज ग्राफ्ट भी कहते हैं। ये एक मोस्टली जो होता है वो फेशियल वुंड्स जो होते हैं चेहरे पे, उसके लिए होता है। और ये कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, ये आप याद रखने के लिए कान के पीछे से शुरू करते हैं और हाथ की तरफ आ जाएं। पोस्ट ऑरिकुलर, उससे नीचे हैं तो सुप्रा क्लेविकुलर एरिया, उसके बाद आर्म और फोर आर्म। तो ये इसके याद रखने के लिए आप रख सकते हैं इस तरह कि इन जगह से लिया जा सकता है। अब क्या होता है कि इसमें भी हमने कहा कि ग्राफ्ट्स जो भी होते हैं उसकी ब्लड सप्लाई रिसिपिएंट की जो ब्लड सप्लाई उस पर डिपेंड करती है। अगर मिल गई तो ठीक है। और ये बहुत ही मतलब
माइक्रो सर्जरी लेवल पे ये काम होता है। अब क्या होता है कि इसके बाद आता है कुछ ग्राफ्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक टिश्यू से ज़्यादा होता है, मिक्सचर होता है, उसको कहते हैं कंपोजिट ग्राफ्ट्स। ये भी स्किन ग्राफ्ट, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। नेज़ल एला आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि नेज़ल एला की रिकन्स्ट्रक्शन जो होती है वो हम पिन्ना से करते हैं, जिसमें कार्टिलेज होता है और साथ में स्किन भी होती है, तो इसको कहते हैं कंपोजिट ग्राफ्ट। बाकी कुछ ग्राफ्ट जो होते हैं वो नर्व ग्राफ्ट होते हैं, जिसके लिए हम सुराल नर्व जो है वो यूज़ करते हैं। और टेंडन का अगर ग्राफ्ट लेना हो तो हम पामेरस लॉन्गस जो हमारे फोर आर्म में होता है तो वो हम यूज़ करते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए, नर्व के लिए सुराल नर्व और पामेरस लॉन्गस एज ए टेंडन ग्राफ्ट। अब क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सर्वाइवल का। एक तो हमने कहा कि कांटेक्ट अगर डिपेंड करता है कि कांटेक्ट लॉस हो जाए ग्राफ्ट का, जो अंडरलाइंग स्किन या टिश्यू है, तो उसकी वजह से फैक्टर एक ये हो सकते हैं। इन्फेक्शन अगर हो गया है, या हमारे पास कोई सूटेबल बेस ही नहीं है ग्राफ्ट लगाने के लिए, या हमारे पास कोई सिस्टेमिक इलनेस चल रही है, तो ये फैक्टर्स हैं कुछ। अब हमारे पास कंपैरिजन है कि स्प्लिट थिकनेस और फुल थिकनेस ग्राफ्ट जो होते हैं। अब कुछ डिफरेंस हमने पहले कर लिया कि एक तो उसकी थिकनेस पे फ़र्क है। एपिडर्मिस और डर्मिस का कुछ पार्ट होता है, जबकि फुल थिकनेस में एपिडर्मिस और पूरी डर्मिस होती है और कुछ फैट भी होता है। अब जो डोनर साइड पे डिफरेंस है उनका, जो स्प्लिट थिकनेस है वो थाइज, एब्डोमेन और अपर लिम्ब से लिया जाता है, मतलब नीचे नीचे वाले एरिया से। और जो फुल थिकनेस है वो मोस्टली ऊपर वाले आर्म्स और फोर आर्म, वो सार्कुलर एरिया। अब हीलिंग जो होती है वो रीएपिथलाइजेशन स्प्लिट थिकनेस में हो जाती है, लेकिन हमने जो फुल थिकनेस जहाँ से लिया होता है उसमें हमने प्राइमरी क्लोजर करना होता है मोस्टली। और जो रीहार्वेस्टिंग हम 15 दिन के बाद दोबारा भी ले सकते हैं स्प्लिट थिकनेस एक जगह से, लेकिन फुल थिकनेस वाले में दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा एरिया हमने वहाँ से रिमूव किया होता है। अब ग्राफ्ट लेना आसान है स्प्लिट थिकनेस का, लेकिन फुल थिकनेस का मुश्किल है। और जो है जहाँ पे लगाने आते हैं तो वो एस्थेटिक के हवाले से स्प्लिट थिकनेस जो है वो पुअर रिस्पांस होता है या उसका रिज़ल्ट होता है, जबकि फुल थिकनेस क्योंकि हमने पूरा वहाँ से उतार लिया है तो उसका एस्थेटिक्स के हवाले से भी वो अच्छा रहता है। कंपोनेंट्स क्या है कि मैशिंग हम करते हैं स्प्लिट थिकनेस में, और बाकी जो फुल थिकनेस है उसमें हम मोस्टली फेस या फिंगर्स के लिए यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है स्प्लिट थिकनेस का कि एक तो इजी है और बड़ा एरिया भी कवर हो जाता है, लेकिन फुल थिकनेस है उसकी कॉस्मेटिक्स तो अच्छी हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में रेजिस्टेंस उसके आ जाती है, मतलब उसके जो हीलिंग प्रोसेस होता है। और इसी तरह डिसएडवांटेज और यूजेस यूजेस क्या है कि स्प्लिट थिकनेस बड़े एरिया पे कवर करने के लिए होता है क्योंकि उसमें मैशिंग होती है और वो उसका एरिया बढ़ जाता है, लेकिन जो फुल थिकनेस है वो फेस या फिंगर्स के लिए होता है मोस्टली। तो ये आपने कुछ याद रखना है कि अगर कोई आ भी जाए तो आप इसको मतलब टैकल कर लें। अब क्या है कि जो ग्राफ्ट है वो सर्वाइव कैसे करता है, तो उसके हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। एक सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ग्राफ्ट लगाते हैं तो उसमें जो क्योंकि इसके अभी इतनी जल्दी ब्लड सप्लाई तो नहीं स्टार्ट होती, तो उसके लिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो इम्बिबिशन होता है। उसके थ्रू वो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो वहाँ से ले रहा होता है, तो ये प्रोसेस होता है। ये डिफ्यूजन का एक तरह से प्रोसेस है। और दूसरा क्या होता है इन ऑस्कुलेशन। ये क्या है कि क्योंकि 24 आवर्स तक इम्बिबिशन का प्रोसेस चलता है, उसके बाद 48 आवर्स के बाद हमारे पास क्या होता है कि कुछ छोटे छोटी वैस्कुलर नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है फिब्रिन के दरमियान। और इससे भी ये है कि थोड़ी बहुत उसको जो ग्राफ्ट है उसको ब्लड सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं इनॉस्कुलेशन। और जैसे ही फिर वो बाद में ये क्योंकि फाइन नेटवर्क्स बनता है कि फिर ब्लड सप्लाई का, फिर बाद में वो जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रीवास्कुलराइजेशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इम्बिबिशन 48 आवर्स तक, और उसके बाद इनॉस्कुलेशन 48 आवर्स के बाद,
और रिवास्कुलराइजेशन जब हमारे पास बिलियरी बेड बन जाता है, वेल डेवलप्ड वेसल्स में आ जाता है, तो रिवास्कुलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्लैप्स का। फ्लैप्स क्या होते हैं? ये यूनिट ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो अपनी ब्लड सप्लाई मेंटेन रखते हैं जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है डोनर से रिसिपिएंट साइड पे। तो ये अपनी ब्लड सप्लाई लेके आते हैं, इसलिए इनको फ्लैप्स कहते हैं। इसका डिफरेंस भी ग्राफ्ट से यही है। तो क्लासिफिकेशन हम इसको 3 तरह से करते हैं। एक तो हम ब्लड सप्लाई के हिसाब से करते हैं, दूसरा हम डिस्टेंस के हिसाब से और तीसरा हम टिश्यू के हिसाब से करते हैं। मोस्टली यूज़ होते हैं वो ब्लड सप्लाई के हिसाब से। वो उसमें क्या होता है कि रैंडम पैटर्न हो सकते हैं या एक्सियल पैटर्न और फ्री फ्लैप्स भी हो सकते हैं। अब जो रैंडम पैटर्न है ये क्योंकि ब्लड सप्लाई के हिसाब से है, तो इसमें आगे जो डिवीज़न है वो एडवांसमेंट फ्लैप्स, एडवांस ARTZ से याद रख लीजिएगा, आर्ट्स है ना। तो ये रैंडम पैटर्न है। ये इसका क्या मतलब है कि ये मोस्टली जो होते हैं वो उसी लोकल फ्लैप्स में आते हैं, और जो एक्सियल पैटर्न और फ्री फ्लैप्स होते हैं वो डिस्टेंट फ्लैप्स में आते हैं। अब क्योंकि ये लोकल हैं तो इसका मतलब उसी जगह पे ये लगेंगे फ्लैप्स और उसी एरिया पे इंजरी होगी, मतलब दूर नहीं होगी, लोकल है। तो किस किस तरह से हम उसको यानी कि रैंडम वाले को जो लोकल है उसको हम कैसे कैसे कवर कर सकते हैं? एक तो हम एडवांसमेंट फ्लैप, एडवांसमेंट का मतलब कि खींच के, अब एक इंजरी हो गई उसको हमने कवर करना है तो उसको दूसरी जो साथ वाली स्किन है उसको हम खींच के ऊपर आके ना, तो हम जो दूसरे वाली स्किन होती है जो उसके सराउंडिंग पे है तो उसको हम थोड़ा खींच के ऊपर लेके आते हैं और उसको हम या तो सूचर कर देते हैं या फिर वहाँ पे स्टेपल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं एडवांसमेंट फ्लैप। दूसरा हम लोकली कैसे कर सकते हैं? रोटेशनल फ्लैप, कि एक जगह पे इंजरी आ गई और उसको थोड़ा कवर करना मुश्किल हो गया तो हम उसको क्या करते हैं, डी की फॉर्म में उसको कट करके फिर उसको हम फ्लैप बड़ा वहाँ से बन जाता है तो उसको हम कवर कर देते हैं ऊपर वाले हिस्से को भी। तो ये रोटेशनल फ्लैप्स में आ जाता है जिसमें हम रोटेट कर देते हैं उसको ना। बाकी ट्रांसपोजिशन फ्लैप, इसमें क्या होता है उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ऐसे कि वो जब अगर ना आईलिड्स के दरमियान अगर पास हो ना कुछ भी इंजरी या कोई हमने वहाँ से कोई कार्सिनोमा रिमूव किया है या कोई भी अल्सर रिमूव किया है तो उसकी वजह से होता है। ताकि तो ये तकरीबन ना मोस्टली एल की फॉर्म में बनाते हैं फिर उसको एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। ट्रांसपोजिशन मतलब एक का दूसरी साइड पे खींच के दूसरे का पहले वाले पे ना, तो ये ट्रांसपोजिशन फ्लैप होता है। बाकी इसके क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स नहीं इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ जितना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो जी प्लास्टिस का एक और तरह से है जिसमें हम जी की फॉर्म में ना दो ट्रायंगल्स बना देते हैं, तो जी की फॉर्म में बना के उसको हम फिर कवर कर देते हैं उसी से ना इंटरचेंज करके। ये क्या होता है कि हम टिश्यू की लेंथनिंग अगर लेंथ ज़्यादा बढ़ानी तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमने रैंडम पैटर्न यानी कि लोकल वाले कर लिए हैं। अब एक्सियल पैटर्न उसको हम ग्रोइन फ्लैप भी कहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि डिस्टेंट फ्लैप है उसकी ये एक एग्जांपल है एक्सियल पैटर्न वाली ना। इसमें होता है क्या है कि जो हमारे पास ग्रोइन का एरिया होता है वहाँ पे जो हम सबसे पहले पॉइंट करते हैं कि जो सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक वेसल्स है उसके उसके बेस पे हम इसको लेते हैं। तो क्या कहते हैं हम फ्लैप वहाँ से सारे रिमूव नहीं करते, उसको एक साइड से एडहियर रहने देते हैं, एक साइड से अटैच रहने देते हैं, बाकी उतार लेते हैं जिसमें आर्टरी उसके साथ होती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स। क्योंकि तभी फ्लैप्स होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं अगर हाथ पे कुछ इंजरीज होती हैं ना मोस्टली, जहाँ पे कोई अल्सर या कुछ ऐसा बन गया हाथ पे जो फ्लैप की ज़रूरत पड़ गई तो उसको हम क्या कहते हैं उसके साथ अटैच कर देते हैं और 3 से 4 हफ्तों के लिए हम उसको ग्रोइन के एरिया से ना फिक्स कर देते हैं, वो फ्लैप उसके हाथ के ऊपर रख के। तो क्या होता है जब वो उसकी क्योंकि वेसल उसके साथ होती हैं, तो जैसे ही वो ऊपर अटैच होना शुरू हो जाता है और साथ में उसकी मतलब अ, चिपकना शुरू हो जाता है और वो उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाता है तो उसको हम कट कर देते हैं और जो बाकी है उसको हम सूचर लगा देते हैं जो ग्रोइन वाला एरिया होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्टेंट फ्लैप या एक्सियल पैटर्न फ्लैप आ जाता है। बाकी फ्री फ्लैप्स भी होते हैं लेकिन उसके फ्री फ्लैप्स में हम जो है ना
डोनर साइड से उसकी जो आर्टरी और वेन दोनों सप्लाई हैं वो हम सारी उतारते हैं और उसको हम एनास्टोमोस करते हैं जो रिसिपिएंट का एरिया होता है जहाँ पे हमने लगाने होते हैं। तो फ्री हमने ऐसे समझे कि फ्री कर लिया एक जगह से, उसको दूसरी के साथ एनास्टोमोस कर दिया। तो लेकिन कि इसके लिए माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और सर्जिकल स्किल बहुत चाहिए, तो ये फ्री फ्लैप्स में आ जाते हैं। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन थी वो यही कि लोकल फ्लैप्स थे और डिस्टेंट थे, वो हमने पहले कर लिए आर्ट्स वाले फार्मूला से। बाकी तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप के हिसाब से स्किन फ्लैप्स भी होते हैं, मसल फ्लैप्स जिसमें हम लेटिसमस डोर्साई का फ्लैप है वो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं मोस्टली, और कंपोजिट फ्लैप्स जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, टिश्यूज़ आ जाते हैं। अब केयर कैसे करनी है कि जैसे मोस्टली जो फ्री फ्लैप्स होते हैं ना उनकी ज़्यादा पोस्ट ऑप केयर ज़रूर होती है, और पेशेंट को हमने क्या करना होता है, हमने वेट रखना होता है, वार्म रखना होता है और कंफर्टेबल रखना होता है। तो ये तीन चीज़ें, वेट, वार्म है, कंफर्टेबल, मतलब उसकी हाइड्रेशन, उसके वेट, और जो वार्म से मतलब हेमोडायनामिक सर्कुलेशन हमने मेंटेन रखनी है, और कंफर्टेबल यानी कि उसको एनेस्थीसिया देते रहना है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर में से वो ऐसा कुछ लिखे भी नहीं हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कि रिकन्स्ट्रक्शन के उसमें पूछे हुए थे कि एक जो है ना नेक पे 7x7 सेंटीमीटर का उसको वुंड है, तो उसको कवर करने के लिए आप 5 रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस बता दें। तो एक तो ये है कि, और उसके साथ में उसमें यानी कि ना उसके मेरिट्स भी बताए होते हैं कि कौन से रीज़न क्या है प्रेफरेंस के ना। तो एक तो हम प्राइमरी स्किन क्लोजर कर सकते हैं उसी वुंड पे ना, उससे क्या होगा कि रिस्क का इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा, स्कारिंग कम होगी और जल्दी हील कर जाएगा। दूसरा हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्ट लगा सकते हैं। ये क्या है कि इसके मतलब उसको हार्वेस्ट करना आसान है, और री जो डोनर साइट है वो रीयूजेबल होती है मोस्टली। बाकी तीसरा क्या है, तीसरा क्या कर सकते हैं हम, लोकल स्किन फ्लैप वहाँ से लेके हम लगा सकते हैं स्किन का। तो इसका कॉस्मेटिकली टिश्यू मैच सबसे बेहतर होता है इसका ना, लोकल स्किन फ्लैप का। बाकी डिस्टेंट स्किन फ्लैप भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई उसकी अच्छी हो, और जब लोकल फ्लैप अवेलेबल नहीं होता तो हम डिस्टेंस पे चले जाते हैं। बाकी 5वें नंबर पे आ जाता है वास्कुलराइज्ड फ्री फ्लैप। तो इसके लिए क्या है कि कॉस्मेटिक रिजल्ट्स इसके बेहतर होते हैं और ये डिफेक्ट्स में फिट अच्छा हो जाता है। तो ये 5 तरह से हम रिकन्स्ट्रक्शन, एक तो प्राइमरी स्किन क्लोजर, दूसरा स्किन ग्राफ्ट से, और फ्लैप्स में लोकल और डिस्टेंट आ जाते हैं, वास्कुलराइज्ड फ्री फ्लैप। तो ये आपने याद रखने हैं या कहीं लिख लीजिएगा। और बाकी ये कि क्वेश्चन आया हुआ था कि मेथड्स ऑफ स्किन कवर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। एक तो ग्राफ्ट्स हैं और दूसरा फ्लैप्स हैं। तीसरा स्किन सब्स्टिट्यूट्स भी लगा सकते हैं जिसमें थिन शीट्स ऑफ ऑटोलोगस केराटिनोसाइट्स या आर्टिफिशियल कोलेजन मैट्रिसेस होती हैं जिसमें फाइब्रोब्लास्ट और केराटिनोसाइट्स होते हैं। तो ये तीन तरह से भी हम उसको कवर कर सकते हैं स्किन को। तो आई थिंक यही क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसके साथ ही हमारे पास ये प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कंप्लीट होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।